अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। 7 सीटों पर 6 सीटों पर देखिए बीजेपी आगे। बुलंदशहर की बात करें तो वहां पर कमल खिल गया है। बीजेपी प्रत्याशी 23,000 वोटों से जीत गई हैं। बड़ी जानकारी से रूबरू आपको करा रहे हैं। उषा सिरोही की बड़ी जीत यहां पर हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त। हालांकि बसपा के प्रत्याशी हाजी यूनुस को उन्होंने हरा दिया है। एक बार फिर से बुलंदशहर में कमल खिल गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। 7 सीटों में से 6 पर बीजेपी आगे और इसी कड़ी में बुलंदशहर सीट का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी 23,000 वोटों से जीत गई हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त। उषा सिरोही की बड़ी जीत हुई है यहां पर। बड़ी जानकारी। और उन्होंने दरअसल बसपा के प्रत्याशी हाजी यूनुस को यहां पर हरा दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे। बुलंदशहर में भी कमल खिल गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपकी ट्विस्ट स्क्रीन पर। और ऐसे में देखिए बिहार चुनाव को लेकर भी आपको अपडेट्स पहुंचा रहे हैं टेली के जरिए। आप देख सकते हैं बिहार चुनाव का भी क्या कुछ फिलहाल समीकरण बनता हुआ। एनडीए इस वक्त आगे और महागठबंधन फिलहाल पीछे। उधर उत्तर प्रदेश के भी जो 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हुआ है उसको लेकर भी पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी 6 सीटों पर फिलहाल आगे है और सपा सिर्फ 1 सीट पर आगे। मल्हानी सीट वो सीट है जहां पर सपा प्रत्याशी लक्की यादव को जीत मिली है और वहां पर दूसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी धनंजय सिंह है। हालांकि अब आपको हम बुलंदशहर का अपडेट भी पहुंचा रहे हैं। देखिए वहां पर भी बीजेपी प्रत्याशी को जीत मिली है। और ज्यादा जानकारी के लिए बुलंदशहर से पुनीत मेरे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, यहाँ पर भी अगर हम देखें कि जो फिलहाल रुझान सामने आ रहे हैं उनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बीजेपी प्रत्याशी उषा ठाकुर माफ कीजिए उषा सिरोही आगे चल रही हैं। अपडेट जरा दे। बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, अगर अपडेट की बात करें तो बुलंदशहर में लगभग भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं उषा सिरोही, उनकी जीत लगभग तय है, क्योंकि 23,000 वोटों से अधिक से वो आगे चल रही हैं। और साथ ही सबसे बड़ी बात ये थी कि जिन से इनकी फाइट थी हाजी यूनुस से, उन्होंने अपनी हार मान ली है और वो मतगणना स्थल से बाहर निकल गए हैं। अभी 2 राउंड बाकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें फिलहाल जीत के लिए तो लगभग उनकी जीत तय मानी जा रही है, क्योंकि वो 23,000 वोटों से आगे चल रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं यहाँ पर बीजेपी को बढ़त साफ तौर पर मिलती हुई देखी जा सकती है। क्या कुछ फैक्टर्स इसके पीछे जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि अगर यहाँ पर हम अदर पार्टीज की बात करें तो क्या कुछ आप देख रहे हैं वहां पर स्थिति? क्या कनेक्टिविटी की कमी रह गई लोगों के बीच? देखिए आकांक्षा, सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से बुलंदशहर में जो हार की बात, बसपा जो हार की बात कर रही है वो बता रहा, उनका कहना यह है कि हम जो है हमारा वोट डाइवर्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पर असपा ने भी अपना एक प्रत्याशी उतार रखा था मैदान में, जिसके चलते उनका वोट जो है वो डाइवर्ट हुआ था। उसी के चलते उनको हार का सामना करना पड़ा। जी लेकिन यहाँ पर हम साफ तौर पर देखें कि जिस तरह से नतीजे सामने आ रहे हैं, अब जरूरत है यहाँ पर इन नतीजों से सीख लेने की अन्य विपक्षी दलों को। क्योंकि अगर कांग्रेस की जिक्र करें तो इन 7 ही सीटों पर कांग्रेस का खाता नहीं खुला, बसपा का खाता नहीं खुला और सपा जो 3 से 4 सीटों का दावा कर रही थी, सिर्फ 1 ही सीट सपा को मिल पाई है। और अब 2022 भी नजदीक है, तो उसको देखते हुए राह तो इन तमाम पार्टीज की बहुत मुश्किल हो गई है। बिल्कुल आकांक्षा, सही कहा आपने। जिस तरीके से बुलंदशहर में फिर एक बार कमल खिला है और सबसे बड़ी बात यह कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर खासा जो है ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं वो फाइट में रहेगी और समाजवादी पार्टी जो है वो यहाँ 5वें नंबर पर रही है। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन रहा है। कहीं ना कहीं लोग बागों ने समाजवादी पार्टी को बिल्कुल नकार दिया है। और अगर यहाँ बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो योगी आदित्यनाथ ने यहाँ बड़ी जनसभा की थी और वो जनसभा हम कहेंगे आप कि वो वोटों में तब्दील हुई, जिसका परिणाम आज जो है उषा सिरोही को जो मिला और ये कहा जा सकता है कि उनकी जीत बिल्कुल पक्की हो चुकी है। 23,000 वोटों से वो आगे चल रही हैं। कहीं ना कहीं अगर बात करें यहाँ दूसरे प्रत्याशी की जिससे उनकी टक्कर थी, बहुजन समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है वो हार मान करके मतगणना स्थल से चले गए हैं। जी हाँ, लेकिन पुनीत एक और चीज मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी। उषा सिरोही जिस तरह से एक बड़ी जीत के साथ साफ तौर पर देखी जा सकती हैं, आप लगातार लोगों के संपर्क में वहां पर रहे हैं, क्या आपको लगा क्या स्थानीय मुद्दे हावी होते हुए नजर आए या फिर लोगों ने वोट किया है तो चेहरे को देखते हुए लोगों ने वोट किया है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि वीरेंद्र सिंह सिरोही जो है यहाँ एक बड़े लोकप्रिय नेता थे और उनके निधन के बाद में कहीं ना कहीं उषा सिरोही को जो टिकट मिला तो लोग बागों ने ये
सोचा कि जिस तरीके से सिरोही जी ने काम किया था और ये आने वाले 1 साल में, क्योंकि 1 साल का ही वक्त रह गया है, हाँ। 1 साल में ये फिर वही जो है विकास की गंगा बहाएंगी जिस तरीके से सिरोही जी यहाँ विकास कर रहे थे। तो इस बात का भी बड़ा यहाँ असर देखने को मिला है जी। हाँ ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन आपको ये बता दें कि जो रुझान सामने आ रहे हैं इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उषा सिरोही यहां पर बड़ी वोटों के साथ जीत हासिल करते हुए नजर आ रही हैं। तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि किस तरह से अब यहां पर उषा सिरोही के समर्थक किस तरह से यहां पर जश्न मनाते हुए तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। में आज चुनावी रिजल्ट जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं। जिस तरह का रुझान था वो अब दिखना शुरू हो गया। हमसे बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी, इनसे हम बातचीत करते हैं, क्योंकि बिहार चुनाव में भी आप प्रचार करने के लिए गए हुए थे और उपचुनाव में भी आप कई सीटों पर चुनाव प्रचार कर रहे थे। किस तरह से देख रहे हैं रिजल्ट, सबसे पहले उत्तर प्रदेश और फिर बिहार? देखिए, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही शुरुआती परिणाम है। अभी तो 20% वोट की भी गिनती नहीं हुई है, 80% वोटों की गिनती होनी है। तो हमें कोई भी प्रतिक्रिया देने के पहले इंतजार करना चाहिए 2-3 घंटे, उसके बाद ही इस पर मैं कोई प्रतिक्रिया दूंगा। बिहार चुनाव की बात करें तो शुरुआती रुझान तो महागठबंधन के पक्ष था, लेकिन जैसे जैसे 1-1 घंटे 2-2 घंटे निकल रहे हैं वैसे ही अब जेडीयू की सीटें भी बढ़ी हैं और बीजेपी एक लार्जेस्ट पार्टी वहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत ही शुरुआती है। जो जमीनी हकीकत है उसके अनुसार वहां आरजेडी गठबंधन स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर कई सारी सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए भी गए थे प्रमोद तिवारी जी, और जाहिर सी बात है कि शुरुआती रुझान को लेकर के साफ कहना है कि अभी 2-4 घंटे और इंतजार करना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारी सीटों पर जो काउंटिंग है वो बाकी है और अभी भी इस बात का दावा है कि वहाँ पर महागठबंधन ही सरकार बनाएगी। गौरव के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज। तो तमाम लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। अगर विपक्षी दलों की हम बात करें तो उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इससे पहले हमने सीएम योगी आदित्यनाथ को भी सुना, साफ तौर पर उनकी तरफ से भी कहा गया कि मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन यहां पर जिस तरह से पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, 7 ही सीटों का जिक्र कर रहे हैं, जिनमें से 6 सीट पर बीजेपी आगे चलती हुई और सिर्फ 1 सीट मल्हानी सीट ऐसी है जहां पर सपा के प्रत्याशी को जीत मिलती हुई। और इसी बीच सीएम योगी का बयान भी सामने आया है। बीजेपी प्रत्याशी उपेंद्र पासवान जीत गए हैं, मोदी है तो मुमकिन है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। और उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि एक बार फिर से जनता ने मुहर लगा दी है। जो तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं उनकी तरफ से चलाई गई, चाहे कोरोना काल के बीच हम बात कर लें या फिर अन्य तमाम योजनाओं की बात कर लें, उनको देखते हुए सीएम योगी ने साफ तौर पर यह कहा कि इन तमाम योजनाओं पर, तमाम विकास कार्यों पर जनता ने एक बार फिर से मुहर लगाई है। इसके साथ साथ उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि मोदी है तो मुमकिन है, यह भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। लेकिन यहां पर यह जरूर कहना होगा कि जिस तरह से तमाम कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा या फिर केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से की गई, और चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी से जब हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया। आज काउंटिंग हो रही है और लगातार जो एक उम्मीद थी कि आखिरकार एनडीए कहीं वहीं पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। एनडीए को 134 सीटें के आसपास मिलने का अनुमान हो रहा है, जो कि पूर्ण बहुमत से सरकार बना लेगी। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा जी। सर, ये बताइए, योगी आदित्यनाथ ने लगातार वहाँ कुछ रैलियां की हैं, क्या असर दिख रहा है? और जो शंका थी कहीं कहीं कि इस बार एनडीए सरकार नहीं बना पाएगी, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं वो एनडीए के पक्ष में है। देखिए, हमारे पास हमारा शीर्ष नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है, आदरणीय योगी जी हैं। इन्होंने जो वहाँ जाकर जो सही हमारे अंतःकरण में भाव है उसको रखा है। हम गांव को जगाना चाहते हैं, गांव के लोगों को संसाधन देना चाहते हैं, गांव के लोगों के आंसू पोंछना चाहते हैं। यह उपक्रम कोई बिहार नहीं, पूरे भारत में कर रहे हैं और उसका वहाँ भी प्रकटीकरण है। वहाँ जाकर उन्होंने बताया है कि हमने आवास दिया, हमने बिजली दिया, हमने शौचालय दिया, हमने आवश्यकता पड़ी तो अनाज दिया, हमने रोजगार दिया, हमने पैसा दिया, हमने उनके उत्पाद को खरीदा। ये सारी चीजें जिस समय लोगों के सामने रखा है, तो कोई कुछ भी हल्ला मचाए, लेकिन जो मिल चुका होता है वह तो हृदय से बोलता ही बोलता है ना। हमारा व्यवहार जो उनको मिला है वो बोल रहा है।
एक आखिरी प्रश्न आपसे सर, एलजेपी को लेकर सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार चिराग पासवान इस प्रकार की बगावत कर सकते हैं, लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही हैं कहीं ना कहीं क्या उनकी आपको आवश्यकता है या वो कहीं मतभेद पैदा हैं, उनमें कुछ विराम लगेगा? ये राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है जी। तो मुकुट बिहारी वर्मा जी हैं जो कि कैबिनेट मंत्री हैं यहाँ से, और आज काउंटिंग डे में साफ तस्वीरें साफ हो गई हैं कि आखिरकार बिहार में भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है और एक ही घंटे के उपरांत ये सारी चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन जो बड़ी बात ये निकल के आई कि जो मुकुट बिहारी वर्मा उत्तर प्रदेश से कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मैंने सबको लेके चले हैं, गाँव के विकास को लेके चले हैं, वो जो राष्ट्रीय मुद्दे थे उनको भी लेके चले हैं, और यही कारण है कि आज एनडीए एक बार फिर बिहार में सरकार बनाने की ओर कदम बढ़ा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह। तो आप अभी सुन रहे थे सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा को। इससे पहले भी जब हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने उनसे बातचीत की तो साफ तौर पर खुशी जाहिर करते हुए वो नजर आया, और जब उनसे सवाल ये भी किया गया कि जीत का सेहरा किसको वो देते हैं, तो सबसे बड़ी बात उनकी तरफ से ये कही गई कि दरअसल जिस तरह से पार्टी का तमाम लोगों की तरफ से नेतृत्व किया गया है, तमाम लोग जनता के पास तक पहुंचे हैं और मुद्दों को प्राथमिकता के साथ उठाया गया है। अब ऐसे में जिस तरह से एक के बाद एक प्रतिक्रिया सामने आ रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ की भी प्रतिक्रिया सामने आई और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की तरफ से भी कहा गया कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है और पिक्चर तो अभी बाकी है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन अब आपको देखिए बुलंदशहर का अपडेट भी आपको दे रहे हैं, जहां पर कमल खिल गया है। बीजेपी प्रत्याशी 23,000 वोटों से जीत गई हैं। ये बुलंदशहर का अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं। उषा सिरोही जीती हैं और जिस तरह से जीत उन्होंने यहां पर दर्ज की है, उसके बाद उनके जो समर्थक हैं उनमें भी खुशी देखने को मिली। और देखिए जिस तरह से जौनपुर में सपा प्रत्याशी की जीत हुई है, तो उसके बाद जश्न का माहौल वहां पर भी देखने को मिला। और इसी बीच हमारे संवाददाता ने बातचीत की है वहां पर भी सपा कार्यकर्ताओं के साथ, क्या कुछ कहा जरा सुनिए। एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। यहाँ पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं, हम इनसे सीधा बात करेंगे। भैया ये बताइए, जीत हुई समाजवादी पार्टी की एक बार फिर से, काफी टफ मुकाबला था, कैसे देख रहे हैं आप लोग, कितना उत्साह लगा? नहीं, उत्साह तो है, मुकाबला तो टफ था, इसलिए टफ हुआ कि जब भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी लड़ नहीं पाई, क्योंकि आक्रोश था जनता का, बीजेपी के प्रति आक्रोश था, जो कि सत्ता में तरह तरह के हथकंडे अपनाई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गाड़ियों को सीज किया गया और हमारे नेता लकी यादव जी की गाड़ी को सीज किया गया। तमाम ऐसी जगह जो है उनके प्रशासनिक अमले द्वारा इतना प्रताड़ित किया गया, कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को किसी तरीके से भी प्रताड़ित किया गया कि हमको रोका गया कि हम कहीं गांव में न जाएं, हम किसी से वोट न मांगे। मैं यही देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग काफी संख्या में गाड़ियां लेकर के चलते थे, लेकिन उनको कहीं टच नहीं किया गया। मतलब बीजेपी लगातार जो है आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन कर रही थी। आप बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? कोरोना काल से लेके बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, जनता जो है सरकार से उब चुकी है। ये पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को जनता अब उखाड़ फेंकने का काम करेगी। ये जनता का संदेश है मल्हनी चुनाव। क्या लगता है 2022 में ये आगाज है? अगले सरकार बनेगी 2022 में। ये सरकार ने बहुत परेशान किया, चुनाव में गाड़ियों को सीज किया, हमारी गाड़ी को सीज कर दिए नंबर प्लेट पर, और भाजपा ने मनमानी किए, और 2022 हम लोग फिर सरकार अगले सदस्य बनाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पे जो कार्यकर्ता है सपा के, वो काफ़ी उत्साहित है। उनका साफ तौर पे कहना है कि मल्हनी विधानसभा की सीट जो थी उस पे समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की साइकिल इस सीट पे दौड़ती नजर आ रही है। तो आप सुन रहे थे, देखिए सपा के समर्थकों को। इससे पहले जब दरअसल मल्हनी सीट पर जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे थे, उसमें दरअसल निर्दलीय प्रत्याशी धनंजय सिंह आगे चल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतता गया वैसे वैसे वहां पर पूरी तरह से साफ तौर पर नजर आया कि अब सपा प्रत्याशी लकी यादव वहां से आगे हो गए। लेकिन बांगरमऊ से देखिए अब अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर कमल खिल गया है। उन्नाव के बांगरमऊ सीट पर कमल खिला है। 24,000 वोट से बीजेपी ने यहां पर जीत दर्ज की है। ये बड़ी जानकारी पहुंचा रहे हैं श्रीकांत कटियार, बांगरमऊ से जीत गए हैं। बड़ी जीत इनकी यहां से हुई है, 24,000 वोट से यहां पर श्रीकांत कटियार ने जीत दर्ज की है। श्रीकांत कटियार बांगरमऊ से जीत गए हैं। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं।
ये 6 सीट हैं जहां पर बीजेपी प्रत्याशियों को जीत मिलती हुई जो रुझान सामने आ रहे हैं। हालांकि इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आया, खुश नजर आए और उन्होंने दरअसल जीत के लिए बधाई भी दी। हालांकि साफ तौर पर उन्होंने जो पार्टी कार्यकर्ता हैं उनका धन्यवाद भी किया और कहा कि कोविड के बीच जनता ने जिस तरह चुनाव में भाग लिया है यही उसका परिणाम है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि देखिए प्रदेश की संगठन टीम का भी उनकी तरफ से धन्यवाद किया गया और उन्होंने कहा कि जो परिणाम उन्हें मिले हैं उससे ये साबित होता है कि मोदी है तो मुमकिन है। ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया और उन्होंने ये भी कहा कि जनता ने एक बार फिर से बीजेपी के कार्यों पर मुहर लगा दी है। ये तमाम बातें और इसी बीच देखिए मल्हानी में सपा का खाता खुला है जहां पर सपा के प्रत्याशी लक्की यादव ने जीत दर्ज की है। दूसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी धनंजय सिंह रहे हैं, धनंजय सिंह को हरा दिया है लक्की यादव ने मल्हानी सीट पर। पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपने जो है वो देश के संविधान की शपथ लेकर के और अपनी राजनीतिक पार्टी को जो है वो रजिस्टर्ड कराया है और अब आप जो है वो कह रहे हैं कि आप इंसर्जेंसी को जो है प्रमोट कर रहे हैं, आप इंसर्जेंसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आप ये इस प्रमोशन और प्रोटेक्शन का काम बंद करिए आप। तो देखिए अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सभी के सामने आ रही हैं, लेकिन इसी बीच अपडेट आपको दे रहे हैं टूंडला से, जहां पर फिरोजाबाद में देखिए जिस तरह से बीजेपी को जीत मिली है। बीजेपी प्रत्याशी प्रेमलाल सिंह टूंडला सीट से जीत गए हैं। फिरोजाबाद की सपा प्रत्याशी महाराज सिंह को उन्होंने यहां पर हरा दिया है। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और देखिए किस तरह से समर्थकों में यहां पर उत्साह भी देखने के लिए मिल रहा है। काफी जश्न में डूबे हुए यहां पर समर्थक और इसी बीच नारेबाजी करते हुए भी आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। हालांकि यहां से जिस तरह से अलग अलग सीट से फिलहाल अब जश्न की तस्वीरें सामने आने लगी हैं क्योंकि 6 सीट ऐसी है जहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है और उसी सीट देखिए जिस तरह से बता रहे हैं आपको, यहां पर भी आप देखिए कि कैसे यहां पर समर्थक प्रत्याशियों के साथ जश्न मनाते हुए तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। ढोल नगाड़ों के साथ यहां पर तमाम समर्थक बीजेपी के जश्न मनाते हुए आपको नजर आएंगे। अब धीरे धीरे करके जब नतीजे साफ हो रहे हैं तो इसी बीच समर्थकों में भी खासा उत्साह आपको नजर आएगा। हालांकि सिर्फ आप देखिए कि इस चुनाव में जो ये विधानसभा का उपचुनाव 7 सीटों पर हुआ, इसमें कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला, बीएसपी का खाता नहीं खुला, यानी कि जो प्रियंका गांधी के निर्देशन में नए प्रयोगों के साथ यहां पर उतरी थी कांग्रेस, उसका असर नहीं नजर आया। और अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं, यूपी उपचुनावों में बीजेपी का डंका बज गया है। 6 सीटों पर बीजेपी जीत गई है। बड़ी खबर इस वक्त 7 में से 6 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। उपचुनावों में फिर से चला है योगी का जादू। जौनपुर में बाहुबली धनंजय सिंह हार गए हैं। बड़ी खबर से रूबरू आपको करा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी एक बार फिर से, ये तमाम सीटें बीजेपी के खाते में आ गई हैं। पिछली बार भी मल्हानी सीट पर बीजेपी जीत नहीं दर्ज कर पाई थी, लेकिन इस बार फिर से मल्हानी सीट पर सपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। लक्की यादव वहां से जीते हैं, लेकिन ये 7 में से 6 सीटें बीजेपी के कब्जे में आ गई हैं। बड़ी खबर से रूबरू आपको करा रहे, कांग्रेस का तो खाता तक नहीं खुला, उधर बीएसपी का खाता तक नहीं खुला है, लेकिन एक बार फिर से योगी का जादू चलता हुआ, योगी दमखम दिखाते हुए एक बार फिर से नजर आ गए हैं। इन उपचुनावों में भी देखिए 1 सीट है सिर्फ जो सपा के खाते में गई है, मल्हानी सीट। बाकी 6 सीटों पर बीजेपी ने ही जीत दर्ज की है। और ज्यादा जानकारी के लिए खुर्रम निजामी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। खुर्रम निजामी, जो पिछली बार हुआ ऐसा ही इस बार भी नजर आ रहा है। 6 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, सिर्फ 1 सीट है जो सपा के हिस्से में गई है, मल्हानी सीट, लेकिन कांग्रेस और बसपा खाता तक नहीं खोल पाई है। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कम से कम 2 सीटों पर वो चुनाव जीतेंगे, घाटमपुर और दूसरी बांगरमऊ जो नाव की थी, लेकिन दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी जीती और कांग्रेस काफी कोसों रही इनसे। तो ये तो साफ हो गया कि जो उम्मीदें थी, जो आकांक्षाएं कांग्रेस थी, वो ध्वस्त हो गई है। अब वो एक नई सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी, कैसे हम अपना 2022 में नैया पार लगाएंगे। तो वही समाजवादी पार्टी की हम बात करें तो उनको 1 सीट मिली है, लेकिन चिंता का विषय उनके लिए भी है क्योंकि वो भी कम से कम 2 सीट जीतने की उम्मीद लगाए बैठे थे। लेकिन अगर बम्पर लॉटरी किसी खुली है तो भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीद के अनुसार जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी बेहतर करेगी, कम से कम जो कार्यकर्ता थे और जो मंत्रीगण थे या जो विधायक थे, उनको यही कहना था कि हम बेहतर तरीके से प्रदर्शन करेंगे। वैसे किया, उसके बाद जीत का जो यहाँ पर जश्न शुरू हुआ है वो सब देख सकते हैं। जहां तक की आप बात से, चाहे वो सीएम योगी हो चाहे डिप्टी सीएम के
डॉक्टर दिनेश शर्मा हो, चाहे मंत्री हों, सबके बात कहना है कि सीएम योगी के कार्यकाल पे मोहर लगी है, यानी कि सीएम योगी जो काम कर रहे थे उसको लोगों ने पसंद किया, जिसकी वजह से उनको उनकी 7 पर 6 सीटों पर विजय हुई। लेकिन उनको भी सोचने वाली बात ये होगी कि अगर काम इतना अच्छा था तो फिर वो 1 सीट हार कैसे गए। तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मौका है जीतने का भी, तो साथ में ये मौका है सोचने का भी कि आखिर 1 सीट वो कैसे हार गए, जब 300 प्लस सीट आपके पास है विधानसभा में। दूसरा योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, तो मोहर लगाई है, तो 1 सीट कैसे रह गई, वहां कैसे चुप हो। जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी इस पर मंथन जरूर करेगी, लेकिन आज तक के सामने 2022 का लक्ष्य है। और डॉक्टर दिनेश शर्मा जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने इंडिया न्यूज में खास बातचीत में ये भी कहा था ये तो महज ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी, यानी 2022 में और बड़ी जीत का वो दावा करते नजर आया। हालांकि उन्होंने सतीश ने कहा, लेकिन समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी, इन तीनों को ये सोचना और समझना पड़ेगा कि आखिर उनसे चूक कहाँ हुई है, जिससे वो जो जनता को यकीन दिलाने में नाकामयाब रहे कि आखिर वोट उनको क्यों मिलेगा। और जब 2022 आएगा तो जाहिर सी बात है और प्रचंड कैंपेन होगा, जाहिर सी बात है और नए चेहरे आपको मिलेंगे देखने को, जहां ये कैंपेन कर रहे होंगे। तो अब इंतजार इसी बात का है 2022 में, उससे पहले कि किस तरीके स्ट्रेटजी नए तरीके से बात की है विपक्षी पार्टी, ये देखने वाली बात। लेकिन खुर्रम निजामी, जिन नए बदलावों के साथ कांग्रेस इस वक्त मैदान में थी प्रियंका गांधी के निर्देशन में, उधर हम अगर सपा की बात करें, 3 से 4 सीटों का दावा सपा की तरफ से भी किया गया। हालांकि बीजेपी जो दावे कर रही थी, देखिए वो तो साफ तौर पर उन दावों पर खरी उतरती हुई भी दिख रही है। जो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से तमाम कोशिशें की गई वो भी साफ तौर पर सफल होती हुई दिख रही हैं। लेकिन आप कहां देख रहे हैं, क्या कुछ फैक्टर्स इसके पीछे जिम्मेदार रह गए हैं इन विपक्षी दलों के, अगर हम बात करें तो? देखिए, विपक्षी दलों की जहां तक बात है तो उनको संगठन पर ध्यान देना पड़ेगा, और जो बूथ लेवल की जो तैयारी है, जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से तैयार रहती है, उस लेवल पर जाकर के चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो या फिर कांग्रेस हो, उनको करनी पड़ेगी। संगठन को एक बार फिर धार देने की जरूरत है, ऐसे चेहरों को आगे लाने की जरूरत है जिसको ना सिर्फ आम जनता सुने बल्कि उनको समझने की भी कोशिश करे। क्योंकि ये होता है कि आम जनता सुनती जरूर है लेकिन समझने की कोशिश नहीं करती। अगर समझने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है तभी उस पर गौर करेंगे क्या इनको वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। लेकिन जहां तक मुद्दे की बात है तो मुद्दे अब ढूंढने पड़ेंगे अपोजिशन को, क्योंकि जब तक मुद्दा था महंगाई का मुद्दा या फिर कर लीजिए और तमाम मुद्दे थे, उन पर तो फेल हो गई है अपोजिशन पार्टी। तो लिहाजा नए सिरे से विपक्षी दलों को शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि 2022 में अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है तो तैयारी ज्यादा करनी है अपोजिशन को। लेकिन दिक्कत इस बात की है, जो सत्ता पक्ष है भारतीय जनता पार्टी, वो हमेशा कैंपेन मोड में रहती है, और जिस तरीके की वो काम कर रही है और जिस तरीके से स्ट्रेटजी अपनाती है, क्योंकि उनके पास को ये मालूम है कि एक हार वो उनकी पूरा जो किला है उसको ध्वस्त कर सकता है। यही वजह है कि उपचुनाव जिसको माना जाता था कि सत्ता का चुनाव होता है, और अमूमन जो सत्ता पक्ष इसको बड़े हल्के तरीके लड़ता था, लेकिन उसको भी इस तरह से लड़ा गया कि मानो ये 2022 का चुनाव हो, ना कि उपचुनाव 2020 का। तो यानी कि आपको अपने को कैंपेन मोड में लाना पड़ेगा अपोजिशन पार्टी को, उनको अपने पूरे जो उनका संगठन है उसको दुरुस्त करना पड़ेगा, बूथ लेवल पर तैयारी नए सिरे से करनी पड़ेगी। जो अगर वो ऐसा नहीं करते तो 2022 में किस तरीके से वो अपनी नैया पार लगा पाएंगे, ये उनको बिल्कुल। और ये तो हो गए वो तमाम फैक्टर्स जिन पर ध्यान देने की जरूरत है तमाम विपक्षी दलों को। लेकिन यहाँ पर जिन मुद्दों के साथ बीजेपी जनता के बीच गई, चाहे फिर हम राम मंदिर का निर्माण शुरू होना हो या फिर कोरोना काल हो, वो तमाम प्रभावशाली होते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया आपका खुर्रम निजामी तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।